स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग हमारी मेंस 100 की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि मेंस 100 स्टडी IQ का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं इन मेंस प्रिपरेशन। मेंस की एग्जाम सितंबर मिड में है, टाइम टेबल आ चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ मेंस के टॉपिक बारे में डिस्कशन की थी। मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट यानी कि कुछ और प्रिपरेशन के आइडियाज़ भी बताए थे। हम लोगों ने बात की थी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में। और आज हम लोग हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में और एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफेंस ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। और इस डिस्कशन के अंत में भी मैं आपको कुछ फूड फॉर थॉट दूंगा, कुछ फॉर्डर बताऊंगा जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर ज़रूर करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्पेस, जहाँ पे अलग अलग सवाल आ सकते हैं। अब देखिए, स्पेस और डिफेंस दोनों के दृष्टिकोण से जब भी हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार कौन से प्रोग्राम्स है, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, कौन सा लॉन्च व्हीकल है, क्या है ये मिसाइल, त्रिशूल हो गया, अग्नि हो गया, धनुष हो गया, अग्नि 5 अग्नि 6 के बीच क्या अंतर है। इस तरह की चीज़ें करते हैं हम लोग, यानी कि माइक्रो लेवल प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ टॉपिक्स और किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। राइट, दैट वुड बी आवर एजेंडा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इन जनरल हम लोग पहले बात करते हैं अचीवमेंट्स इन दी स्पेस सेक्टर। ऑलराइट, पहले स्पेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अंत में डिफेंस के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, स्पेस सेक्टर में हम जानते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और तब से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें पिछले 75 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे सक्सेसफुल एस्पेक्ट रहा है हमारा वो है स्पेस, जिसमें इसरो इज द पायनियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इसरो की बात करें, इसरो की हम लोग कुछ हद तक बराबरी कर सकते हैं। इवन इसरो कम्पीट्स और इज रैदर इक्वलेंट विद नासा के साथ कोलैबोरेट करता है। आई वुडंट से नासा के आगे है, लेकिन फिर भी वी डू कम्पीट शोल्डर टू शोल्डर विद नासा। राइट, तो पिछले 75 सालों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल एस्पेक्ट है। और इंडिपेंडेंट इंडिया में इसरो का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहाँ पे स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन। हम लोगों ने कई सारे मून को मिशन भेजे हुए हैं, मार्स का मिशन हमारा हो चुका है। इनफैक्ट हमारे जो डायमेंशंस है जहाँ पे स्पेस काम कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में मदद कर रहा है, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, गवर्नेंस में मदद कर रहे हैं स्पेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद कर रहा है स्पेस थ्रू टेली एजुकेशन मैं कहूँगा। राइट, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि वेदर बेस्ड फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजीज हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। राइट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन स्पेस सेक्टर का या फिर इसरो का, मैं कहूँगा इन जनरल एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहला हमारा जो पहली फ्लाइट थी वो थी टर्ल्स फ्लाइट थी, नाइकी अपाचे, नवंबर 1963 का ये पिक्चर है। इसके अलावा आपने इस तरह के पिक्चर्स पहले ज़रूर देखी होंगी कि स्पेस सेक्टर में कोई एक कंपोनेंट लेके जा रहा है साइकिल पे। आज आपको ये दिखाई नहीं देगा। इट इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट। कैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया है। पहले शुरुआती दौर में 1960 से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ। राइट, 1960-70s में पहला हमारा इनिशिएशन फेज था जहाँ पे हम लोगों ने अपनी विजन बनाई, साइंटिफिक क्वेस्ट बनाई, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि पहले हमारी खुद की लॉन्च व्हीकल्स नहीं थी, तो हम लोग अपना जो भी डेवलप करेंगे वो दूसरों के स्पेस स्टेशन से या फिर दूसरों के लॉन्च व्हीकल्स में हम लोग लॉन्च किया करते थे। धीरे धीरे हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज में पहुंचे जहां पे हम लोगों ने शुरुआत की एक्सपेरिमेंटल मिशंस की 1980s में। एक्सपेरिमेंटल मिशंस, एंड टू एंड कैपेबिलिटी, प्रोटोटाइप बनाए, छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाए। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन शुरू किए हम लोगों ने 1990s में। वाइड ऑपरेशन शुरू हुई। पहले SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ, फिर PSLV आया। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोगों ने सैटेलाइट्स हमारे तो सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च किए ही किए हैं, लेकिन दूसरों के भी किए। तो धीरे धीरे हम लोग नेशनल सर्विसेज शुरू कर चुके हैं 1990 से। और 2000s में यानी कि 21st सेंचुरी में इसरो इज अ पायनियर। हम लोग खुद का तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं,
खुद के तो सैटेलाइट्स लॉन्च कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग दूसरों को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूअर सर्विसेज, न्यूअर पॉलिसीज, ग्लोबल लेवल इंटीग्रेशन, सेल्फ रिलायंस की बातें करते हैं। तो इस तरह का हमारा एक एवोल्यूशन हुआ है इंडियन स्पेस सेक्टर का। क्या अचीवमेंट रही है हमारी अचीवमेंट रही है कि अभी तक हम लोगों ने 82 लॉन्च व्हीकल मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, सैटेलाइट मिशन 112 सैटेलाइट मिशन कंप्लीट किए हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, अभी तक 8 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, 250 से भी ज़्यादा स्पेस एप्लीकेशंस हम लोग अभी एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट। ओशन बेस्ड स्टडीज़, फोरकास्टिंग चल रही है, वेदर फोरकास्टिंग चल रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से डायरेक्ट टू होम आपके यहाँ पे टेलीविजन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अचीव की है। इनफैक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, राइट, 2023-2024 के लिए भी आपको एक काफ़ी अच्छी आइडिया मिलेगी। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूंगा डायरेक्टली इसरो के, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इनपुट मिलेगी। लेट्स गो टू द वेबसाइट। देखिए ये है इसरो की वेबसाइट, जहाँ पे अ टाइमलाइन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ मेजर अचीवमेंट्स इन स्पेस प्रोग्राम एक वीडियो लॉन्च किया है इसरो ने। मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 18 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगी पिछले 75 सालों में इसरो ने क्या किया। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ से आपके लिए ली हुई है, आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट सी अ वीडियो। छोटा सा मैं आपको इस वीडियो का स्निपेट दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 1972 में इसरो का सेंटर बना बैंगलोर में, कुछ इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा। श्रीहरिकोटा की फैसिलिटी के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। 18 मिनट्स का वीडियो है, इसको आप थोड़ा सा तेज़ी से देख लीजिए, और भी ज़्यादा तेज़ी से आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम हियर, राइट। डू वॉच इट फॉर श्योर। अगर आप मेंस भी लिख रहे हैं 2022 का, भी जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे आपको सेंटर्स के बारे में पता चलेगा, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा, धीरे धीरे हमारी किस तरह की फैसिलिटीज आई है, सैटेलाइट टीवी के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जस्ट वॉच दिस टू गेट एन आइडिया, राइट। लेट्स गो बैक, और अब हम लोग हमारी चर्चा कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक है हमारा गगनयान का। देखिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने प्रीलिम्स के लिए गगनयान की तैयारी जरूर की होगी। गगनयान है क्या? वी ऑल नो, गगनयान भारत का पहला मैन्ड मिशन टू स्पेस है, जहां पे हम लोग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। ऑलराइट, 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पे इसका टारगेट था 2022 तक, यानी कि अगस्त 2022 तक, इस महीने तक, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस महीने में भेजना था हमें गगनयान, जहाँ पे 3 हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे और धरती का चक्कर लगाएंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते डिले हुआ है, और इसका जो लॉन्च है वो अगले साल हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा। तो गगनयान मिशन है क्या? गगनयान में क्या होगा? 3 फ्लाइट्स होंगी टोटली। पहली 2 जो फ्लाइट्स होंगी वहाँ पे अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, यानी कि फ्लाइट जाएगी, टेस्ट करेगी, हम लोगों को नहीं भेजेंगे, इंसानों को नहीं भेजेंगे, पहले ऐसे ही विदाउट ह्यूमन टेस्टिंग होगी, और थर्ड राउंड में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। अब इस फ्लाइट में होगा क्या कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च व्हीकल जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, जो भी हमारा एक ऑर्बिटल मॉड्यूल रहेगा जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, वो एस्ट्रोनॉट्स अर्थ का चक्कर लगाएंगे, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के लिए अर्थ का चक्कर लगाएंगे, 5 से 7 दिन, और फिर अर्थ वापस भी आएंगे। ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल में एक तो सर्विस मॉडल भी होगा, साथ ही साथ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जिसमें एक महिला भी होगी। अब इस प्रोग्राम का मैंने आपको बताया शेड्यूल डेट था 2022, बट इट हैज़ नाउ बीन मूव्ड, और अगर एवरीथिंग गुड हो जाएगा, तो गगनयान जब हो जाएगा तो हम लोग चौथे देश बनेंगे, यूएस के बाद, रशिया के बाद, चाइना के बाद, जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी। मैंने आपको बताया गगनयान में क्या होगा। गगनयान में एक हमारा GSLV Mark 3 जाएगा, श्रीहरिकोटा से निकलेगा, लॉन्च करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि जो बूस्टर से फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज मूव होंगे, और ऑर्बिटल मॉड्यूल समझ लीजिए कि सैटेलाइट की तरह ही है, लेकिन ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में भेज देंगे। अब अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में ये 5 से 7 दिन चक्कर काटेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, और इवेंचुअली इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 भाग रहेंगे, जहाँ पे एक होगा सर्विस मॉड्यूल और एक होगा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल मतलब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करवाना है, यानी कि रीओरिएंटेशन करना है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, एंट्री करने के लिए थ्रस्ट देगा इस सर्विस मॉड्यूल। उसके बाद सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे एंटर करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और पैराशूट्स खुलेंगे, और इवेंचुअली स्प्लैश डाउन होगा इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। ये प्लान है, 2022 में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, 2023 में होगा। 10,000 करोड़ से थोड़ा सा कम राशि इसके लिए दी गई है गगनयान के लिए, राइट। अब सवाल किस तरह के आ सकते हैं? सबसे पहले तो व्हाट इज गगनयान, और गगनयान के हमारे लिए फायदे क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द लाइकली बेनिफिट्स ऑफ गगनयान, इस तरह के सवाल आ जाएंगे, क्योंकि केवल गगनयान के ऊपर तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे।
व्हाट इज द अल्टीमेट यूज और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज ह्यूमन बेस्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान? क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसरो ने खुद ही बताया क्या होगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग इसको अचीव कर लेंगे तो फ्रूगैलिटी इसरो का एक वन ऑफ द यूएसपीज है। तो फ्रूगल यानी कि कम दाम में हम लोग सस्टेन अफोर्डेबल ह्यूमन रोबोटिक प्रोग्राम्स आगे चला सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हम लोग दूसरे देशों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने ये पा लिया तो हमारी फ्यूचर कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, जहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ जैसे कि नासा हो गया, जाक्सा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी, उनके साथ हम लोग और भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी बेसिस पे हम लोग एकेडमी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं ओवरऑल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। आज ये प्लान किया है, आगे हम लोग और भी ज़्यादा प्लान करेंगे। आज मून के लिए प्लान किया है, कल हम लोग और भी दूसरी चीज़ों के लिए प्लान करेंगे। हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्पेस सेक्टर बढ़ेगा, यानी कि स्पेस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा और आएगा। इसके अलावा अगर इसकी सक्सेस हुई, इसकी सक्सेस इंस्पायर करेगी एक पूरे जनरेशन को। तीन एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, आगे आने वाले दौर में हम और भी एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहेंगे, और भी लोग हैं जो इसरो के साथ जुड़ना चाहेंगे, और भी यूथ है जो साइंस टेक्नोलॉजी R&D स्पेस रिलेटेड R&D में आना चाहेंगे। इसके अलावा अल्टीमेटली हमारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ गगनयान से अगर हम लोग ह्यूमन बेस्ड स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी अगर पालेंगे, एलीट कंट्रीज में पहुंच जाएंगे। USA, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया चौथी कंट्री होगी जिनके पास ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होगी। इसको हम लोग एक फॉरेन पॉलिसी का टूल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस डिप्लोमेसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट स्पेस डिप्लोमेसी सेपरेटली, राइट। ये था गगनयान के बारे में। अब सवाल उठता है कि गगनयान कहाँ तक पहुंचा है, क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया था 2022 में लॉन्च हो रहा था। गगनयान के लिए हम लोग फिर से हमारा GSLV Mark 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 4000 kg का लोड हम लोग भेज सकते हैं इन दी अपर अर्थ ऑर्बिट, 10,000 kg तक इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। यानी कि ये जो GSLV Mark 3 जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10,000 kg तक का ऑर्बिटल मॉड्यूल हो सकता है। ह्यूमन लॉन्च के लिए हम लोगों ने GSLV Mark 3 का नाम दिया है LMV3, लॉन्च व्हीकल Mark 3 फॉर ह्यूमन बेस्ड ट्रायल्स। अब इसमें आप जानते हैं कि Mark 3 में 3 तरह की टेस्टिंग होती है। तीन चीज़ें हैं। पहले स्टेज में आपको सॉलिड प्रोपेलेंट है, दूसरे स्टेज में आपका लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट होता है। तो हम लोगों ने हाल ही में HS-200 स्पेसिफिकली जो इस LMV Mark 3 के लिए है, पहला स्टेज का टेस्टिंग किया हुआ है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। यानी कि आने वाले समय में हम लोग इन दोनों को टेस्ट करने वाले हैं, L110G और C25G। क्रायोजेनिक स्टेज को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सब चीज़ें तो हम लोग करते ही हैं, GSLV Mark 3 में अभी भी 3 स्टेजेस हैं, हम लोगों ने बहुत सारी लॉन्चेस की हुई है, लेकिन फिर हम लोग ये स्पेसिफिकली क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस को हम लोगों ने ह्यूमन रेटेड वर्जन के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स डाल रहे हैं हर एक चीज़ में। जैसे पहला वाला HS-200 है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, होस्ट ऑफ टेस्टिंग हो रही है, एडिशनल सेफ्टी मेजर्स हैं। जैसे अगर कोई दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना में 3 लोग भी जा रहे हैं तो 3 जाने भी बचानी है, तो सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मोटर केस जॉइंट सही चल रहे हैं कि नहीं, इंसुलेशन अच्छी है कि नहीं, इग्निशन सिस्टम चल रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के प्रति मल्टीपल रिडंडेंसीज और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं इन ऑल द 3, इन द फर्स्ट स्टेज ऑल्सो, सेकेंड स्टेज ऑल्सो, थर्ड स्टेज ऑल्सो। तो पहले स्टेज की टेस्टिंग अभी हो चुकी है, दूसरे और तीसरे स्टेज की टेस्टिंग अभी बाकी है, और जब ये होगा तो हम लोग 2023 में इवेंचुअली पहुंचेंगे। और हाल ही में इसरो ने 700 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स चेक किए, जहां पे HS-200 दैट इज द ह्यूमन वर्जन और ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ S-200 रॉकेट बूस्टर, जहां पे सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सेफ एंड साउंड हो, विच इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो पहला पायदान हम लोगों ने पार कर दिया, फर्स्ट स्टेज इज डन, सेकेंड और थर्ड स्टेज की अभी टेस्टिंग बाकी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगनयान के बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रयान के बारे में। अब चंद्रयान से जुड़े हुए भी यही सवाल होते हैं कि चंद्रयान मिशन का फ़ायदा क्या है, चंद्रयान मिशन के फ़ायदे क्या हैं, चंद्रयान कितने तरह के मिशन जा रहे हैं, क्या इंडिया एक ही कंट्री, आपको जानना है इंडिया एक ही कंट्री नहीं है। US का आर्टेमिस प्रोजेक्ट जा रहा है, इंडिया का चंद्रयान 3 जाने वाला है, चाइना का चैंग-ई प्रोजेक्ट है, रशिया का लूना 25 प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग अभी मून की एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था इसरो कम्पीट्स वेरी वेल विथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस एट द वर्ल्ड लेवल। अब चंद्रयान 3 हमारा फिर से, इसका भी प्लान था अगस्त 2022 का, लेकिन इसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया 2023 को, राइट। 2023 में चंद्रयान 3 जाएगा, गगनयान जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट भी जाने वाला है, आदित्य L1, जो
सोलर स्टडी के लिए जाने वाला आदित्य L1 प्रोजेक्ट भी जाने वाला है। तो चंद्रयान 3 हमारा एक फॉलोअप प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 मतलब इससे पहले हम लोगों ने 2 मिशन चांद के ऊपर लॉन्च किए थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, करेक्ट। अब चंद्रयान 1 क्या था आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 1 हम लोगों ने 2008 में भेजा था। चंद्रयान 1 को भेजा था PSLV C11 के ऊपर। ये केवल एक ऑर्बिटर था, सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा से हम लोगों ने भेजा था। ये केवल एक ऑर्बिटर था, यानी कि चंद्रयान 1 ने चांद के चक्कर लगाए थे, 3400 चक्कर लगाए। चंद्रयान 1 ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट 300 से भी ज़्यादा दिनों के लिए ऑपरेशनल था, और इवेंचुअली 29 अगस्त 2009 को ये खत्म हो गया प्रोजेक्ट ओवर। इट ऑर्बिटेड द मून फॉर 3400 टाइम्स। फिर हम लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया ऑलमोस्ट 10 साल बाद, 2019 में चंद्रयान 2 एक फॉलोअप मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसको हम लोग कह सकते हैं पार्शियल सक्सेस, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम लोग चांद को ऑर्बिट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने आगे वाला स्टेप बढ़ाया। इस बार हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा, एक लैंडर भेजा विक्रम, यानी कि जो मून के सरफेस पे लैंड करेगा, और लैंड होने के बाद एक रोवर निकलेगा प्रज्ञान उसके अंदर से, जो मून के सरफेस को टेस्ट करेगा। उसके साथ कई सारे इक्विपमेंट्स भेजते हैं जो बेसिकली मून के सरफेस को टेस्ट करेगा, पानी है या नहीं, किस तरह का सरफेस है, किस तरह के मिनरल्स है, इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के लिए। अगेन इसको भेजा था हम लोगों ने GSLV Mark 3 के ऊपर। ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा, क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिटर है, दिस ऑर्बिटर वो सक्सेसफुल, यानी कि चांद का चक्कर काट रहा है अभी, वो ऑर्बिटर अभी भी चक्कर काट रहा है। लेकिन चंद्रयान 2 के साथ जो लैंडर और रोवर गए थे, दैट वाज अ फेलियर। जो लैंडर था विक्रम, उसको कंट्रोल लैंडिंग करानी थी, स्लोली एंड स्टडीली अर्थ के सर्फेस पे लैंड कराना था, लेकिन वो लैंड नहीं हुआ, राइट, दैट गॉट क्रैश। और जैसे ही वो क्रैश हुआ तो रोवर भी ओपन नहीं हुआ, रोवर भी क्रैश हो गया। तो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा था चंद्रयान 2, जहां पे ओनली ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुल। ऑल्दो ऑर्बिटर की हम लोगों ने टेस्टिंग ऑलरेडी चंद्रयान 1 में की थी, बट वी वुड हैव वांटेड टू गो अ स्टेप अहेड, राइट। अब चंद्रयान 3 में भी यही होने वाला है। चंद्रयान 3 में हम लोग जो चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए, उसको हम लोग फॉलोअप करके कंप्लीट करने वाले हैं। चंद्रयान 3 मिशन में हम लोग GSLV Mark 3 रॉकेट पे भेजने वाले हैं। फिर से वी आर गोइंग टू सेंड विक्रम। वी वुड हैव वांटेड टू गो अ स्टेप अहेड। अब चंद्रयान 3 में हम लोग वो अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं जो चंद्रयान 2 में फेलियर हुआ था। तो चंद्रयान 3 हम लोग फिर से लॉन्च करने वाले हैं GSLV Mark 3 रॉकेट पे एज अ फॉलोअप टू चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में मैंने आपको बताया ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुल, लैंडर और रोवर सक्सेसफुल नहीं था, और अब फिर से हम लोग एक लैंडिंग की कोशिश करने वाले हैं, और वहीं पे कोशिश करने वाले जहां पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था। चंद्रयान 2 में लैंडर जो विक्रम था, उसका टारगेट था मून का सदर्न पोलर रीजन, राइट, साउथ पोल रीजन, और ये लैंडर वहां पे क्रैश हो गया था। और इस बार हम लोग फिर से लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे चंद्रयान 3 में, और इस बार हमारे लैंडर के साथ लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर भी रहेगा फॉर टेस्टिंग विथ दी मून, राइट। तो आशा करते हैं कि ये सक्सेसफुल रहे, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा जरूर। अगेन सवाल किस तरह के आ सकते हैं कि चंद्रयान 3 से हमें क्या मदद मिलेगी। जो हम लोगों ने देखा गगनयान के साथ कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो हमारी टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मून के लिए कोलैबोरेशन हम लोग कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन हो गया, मैंने आपको बताया था, चांग-ई हो गया, लूना 25 हो गया, दूसरे कंट्रीज के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यूथ इंस्पायर हो सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और हम लोग टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल केवल 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अचीव कर पाया, यानी कि मून के ऊपर जिन्होंने लैंडिंग की है, वो है USA, रशिया और चाइना, और हम लोग चौथी ऐसी कंट्री बन जाएंगे जो मून के ऊपर लैंड कर लेंगे। अब कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जहां पे आपको पूछा जाए कि क्यों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 साउथ पोल के ऊपर ही लॉन्च कर रहे थे, या फिर साउथ पोल हमारा टारगेट क्यों था। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, चाइना ने भी साउथ पोल को ही टारगेट किया था। आपको ध्यान रखना है, साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे जो है क्रेटर्स रैदर अनटच्ड है, यहाँ पे सनलाइट ने भी टच नहीं किया हुआ, तो एकदम प्रिस्टीन आपको मून की चीज़ें मिलेंगी जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये परमानेंटली शैडोड एरिया है, और यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, तो हम लोग वाटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो रेगोलिथ मिलेगी, यानी कि जो सॉइल बेसिस है, वहाँ पे कहा जाता है कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन वगैरह है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे अनटैप्ड रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आगे चल के। और अगर साउथ पोल सक्सेसफुल रहा, इट इज शैडोड एरिया, प्रिस्टीन एरिया, तो आगे वाले फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम लोग पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पता यूएसए जा चुका है, रशिया जा चुका है, तो अगर प्रिस्टीन जगह पे जाएंगे तो टेस्टिंग भी अच्छे से होगी। समझ लीजिए हमारा एक लैंडर क्रैश हो जाए, उसको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा इक्विपमेंट है किसी दूसरे देश का, देन इट माइट इंटरफेयर विद आवर टेस्टिंग, इट माइट इंटरफेयर विद आवर डेटा ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मून के साउथ पोल पे हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है, और हम ही नहीं, चाइना भी साउथ पोल को ही टारगेट कर रहा है। बट अगेन साउथ पोल इज रादर प्रिस्टीन, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर फॉर टेस्टिंग प्योर एरिया ऑफ मून, इसीलिए हम लोग साउथ पोल को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा डिस्कशन चंद्रयान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, उसके और बात करते हैं स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आज आखिरी तारीख है, एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन August 8, 2022। कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए, इस टाइम में जरूर एनरोल कीजिएगा हमारे फाउंडेशन बैच को। आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, 10 महीने का आपका शेड्यूल बना होगा, 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, ज्ञानवाणी सेशंस मिलेंगे जहाँ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएसपी है, डे 1 से आपके साथ एक मेंटर रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल योर जर्नी टू लबासना। सो दिस मेंटरशिप वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेंटर का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में बात करें, काफ़ी लंबी प्रिपरेशन चलती है, आर्डुअस जर्नी है एक। कभी आपको लगता है कि यार डायरेक्शन मेरी सही नहीं चल रही, कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कभी आप थोड़ा डीमोटिवेटेड रहेंगे, राइट। तो इस समय में आपके साथ रहेंगे मेंटर टू हेल्प यू थ्रू दिस जर्नी, टू हेल्प यू थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ओनली फॉर 18,999। आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, अगर आप राहुल लाइव इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट फॉर 18,999। ध्यान रखिएगा इसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी, राइट। चलो विद दैट नोट लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। मैंने आपको बताया कि ये पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होगा, क्योंकि इस पे सवाल आ सकते हैं। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस इन इंडिया। अब ये क्यों हो रहा है, या फिर एक एसए का टॉपिक मैं आपको दे दूंगा यार, एसए के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूंगा 2050 स्पेसएक्स इंडिया, या फिर इंडिया का एक कंपनी बनेगी जो स्पेसएक्स के साथ compete कर सकती है, कुछ इस तरह से। क्योंकि वी आर क्वाइट श्योर कि इट इज़ गोइंग टू टेक अनदर डेकेड एटलीस्ट कि हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी आ जाए। परहैप्स से रिलायंस ज्वाइन कर सकता है, एयरटेल ज्वाइन कर सकता है इस पर्टिकुलर स्पेस रेस में, जहाँ पे उनकी खुद की एक प्राइवेट कंपनी बन जाए, स्पेस बेस्ड कंपनी, उनके खुद के लॉन्च व्हीकल, उनका खुद का लॉन्च पैड, सब कुछ प्राइवेटली करेंगे, जैसे कि बहुत सारे यूएस की कंपनीज अभी कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको उदाहरण दिया स्पेसएक्स का, वर्जिन गैलेक्टिक का, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी आ चुकी हैं यूएस में। बट इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की बात जरूर कर रहे हैं। तो इंडिया का अभी तक का स्पेस सेक्टर कैसा है, व्हाट इज द स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करके बताया, 75 साल के अचीवमेंट बताया। उस 75 साल के अचीवमेंट में केवल हम लोगों ने चर्चा की इसरो के बारे में, जस्ट अबाउट इसरो। इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्पेस सेक्टर है, इस स्पेस सेक्टर में इट इज़ लार्जली डिवर्न बाय स्टेट, यानी कि सरकार का ही बॉडी है। ऑल दो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अगेन पीएमओ के अंडर आता है। इसरो ऑटोनोमसली भी काम करता है, लेकिन सब कुछ इसरो से ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि स्टेट एजेंसी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्राइवेट सेक्टर को रोल प्रोवाइड करने की बातें कर रहे हैं। आज भी अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट सेक्टर का जो औहदा है या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, इट इज़ वेरी वेरी लो, वेरी स्मॉल पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर। इसरो का खुद का, पहले इसरो का एक खुद का कमर्शियल आर्म था एंट्रिक्स करके, अब एंट्रिक्स के बदले हम लोग कह सकते हैं कि एनएसआईएल आ चुका है, बट एंट्रिक्स था अभी एनएसआईएल है। प्राइवेट में भी काम करते हैं, यानी कि इसरो का खुद का जो विंग है, इसरो नहीं, इसरो एंट्रिक्स या फिर एनएसएल, वो क्या करते थे, मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है, समझ लीजिए मेरा सैटेलाइट लॉन्च करना है, एंट्रिक्स बोलेगा या फिर एनएसआईएल बोलेगा कि राहुल सर अगर आपको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, हम आपको 100 करोड़ चार्ज करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट भी करेंगे, या फिर आप हमें सैटेलाइट दे सकते हो, हम लोग हमारे लॉन्च व्हीकल उसको लॉन्च करके आपको ऑर्बिट में भेज देंगे, बाद में आपको कंट्रोल दे देंगे, कुछ इस तरह की सब चीज़ें। यानी कि कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ स्पेस, इसके लिए कमर्शियल विंग्स बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर इंडिया का जो उसके अंदर शेयर है, इट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल।
जस्ट 3%। और स्पेस या फिर स्पेस से जुड़ा हुआ बिजनेस इतना ज़्यादा बूमिंग है। इमेजिन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। स्पेस एक्स, स्टारलिंक, वर्जिन, ये लोग कर क्या रहे हैं अभी? ये लोग स्पेस को मोनेटाइज कर चुके हैं। आपने देखा होगा स्पेस एक्स का कुछ साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019-2020 में स्पेस एक्स, इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की मदद करने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश ने वो प्रोजेक्ट दिया स्पेस एक्स को। यानी कि स्पेस एक्स को पैसे दिए, स्पेस एक्स ने बांग्लादेश का सैटेलाइट लॉन्च किया, उसको ऑर्बिट में डाल दिया। इमेजिन व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। और ये कहा जाता है कि स्पेस सेक्टर इज क्वाइट बूमिंग। $350 बिलियन का ऑलरेडी वो बिजनेस बन चुका है, जिसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन या फिर इंडिया का शेयर है मिनिस्क्यूल 3%। बट नॉनदलेस पिछले कुछ सालों में, मैं कहूँगा पिछले 3 से 4 सालों में, इंडिया ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को धीरे धीरे ओपन अप कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहे हैं। भारत की सरकार एनकरेज कर रही है हाईटेक स्पेस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में, कि हाईटेक स्पेस एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आए, काम करें। यानी कि इसरो ही सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा। समझ लीजिए GSLV बनाना है, अब GSLV के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, उनका मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बाहर वाली एक कंपनी को। कुछ उस तरह की अभी चीज़ें चल रही हैं। ऑलराइट, सो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में कई सारे इनिशिएटिव्स आए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले तो एंट्रिक्स था, और एंट्रिक्स और डेवास की डील के ऊपर आपको पता है डेवास वॉज अनदर प्राइवेट कंपनी। एंट्रिक्स डेवास कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं NSIL अभी बना है। 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना है, विच इज़ बेसिकली कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। यानी कि अब मुझे मेरा खुद का सैटेलाइट लॉन्च करवाना है इंडिया में, तो मैं NSIL के पास जा सकता हूँ, कहूँगा कि NSIL राहुल सैट रिलीज़ करना है, राहुल सैट आपको लॉन्च करना है। तो खुद डेवलपमेंट भी करेंगे, उनके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है, अलग अलग मॉड्यूल्स है, डेवलपमेंट कम डिप्लॉयमेंट एंड देन ट्रांसफ़र, या फिर आप खुद डेवलप करके सैटेलाइट सारी चीज़ें दे सकते हो, लेकिन कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, क्लोजली वर्क करना पड़ेगा उनके जो भी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ। लेकिन NSIL अभी वो विंग बन चुका है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज आ चुकी हैं। वन है IN-SPACE, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। IN-SPACE 2020 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बना है IN-SPACE। इसको बेसिकली एक सिंगल विंडो ऑटोनमस एजेंसी बनाया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू वर्क एज अ फैसिलिटेटर फॉर स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि मुझे मेरी समझ लीजिए, आई वॉन्ट टू ओपन अ स्पेस बेस्ड कंपनी, तो मैं जाऊंगा IN-SPACE पे, कहूँगा कि मुझे एक कंपनी ओपन करनी है, मेरे पास इतना इतना पैसा है, इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला हूँ। समझ लीजिए मैं रॉकेट के जो सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं, स्ट्रैप ऑन बूस्टर बनाने की मेरी कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो IN-SPACE मेरी मदद करेगा। इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। तो प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए IN-SPACE शुरू किया गया 2020 में। इसके अलावा हाल ही में ISPA की भी शुरुआत हुई थी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये बेसिकली एक समझ लीजिए बॉडी है, एसोसिएशन, एक ग्रुप है, जहाँ पे इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के जो भी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एक वॉइस दी जाएगी। इट हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल स्पेस कॉर्पोरेशंस। इंडिया की भी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, ग्लोबल कंपनीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ताकि इंडियन स्पेस सेक्टर में धीरे धीरे उनका योगदान बढ़े। तो स्लोली एंड स्टडीली वी आर लुकिंग एट मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन स्पेस सेक्टर। अगेन आने वाले दशक में या फिर आने वाले 2 दशकों में इसरो की इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होने वाली, ये आपको समझना है। जो भी प्राइवेटाइजेशन चल रही है, इसरो के काम को वो लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे रादर देन इसरो के साथ कंपीट करेंगे, आपको ये समझना है। इसीलिए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप कर रहे हैं। अब फ्यूचर रोड मैप क्या दिया गया इंडियन सरकार से? फ्यूचर रोड मैप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, यहाँ पे 4 पॉइंटर्स बताए गए। पहला पॉइंटर बताया गया, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की फ्रीडम दी जाएगी। इसीलिए आपने देखा कि IN-SPACE बना हुआ है। IN-SPACE एज अ फैसिलिटेटर, एज अ रेगुलेटर हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा स्पेस सेक्टर में। इसके अलावा गवर्नमेंट विल बिकम एनेबलर रादर देन कंट्रोलर और कॉम्पिटिटर। ये आपको समझना है, सरकार एनेबल करेगी। प्राइवेट कंपनी अगर मुझे ओपन करना है तो सिंगल विंडो सिस्टम है, सारी क्लियरेंस वगैरह सब कुछ मिलेगी, मुझे इनफैक्ट मदद भी मिलेगी, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे सरकार से। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ यंगस्टर्स फॉर फ्यूचर इन स्पेस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। 4 पिलर्स हैं हमारे फ्यूचर रोड मैप के। उसमें पहला है प्राइवेट सेक्टर इनोवेट करेगा, गवर्नमेंट एनेबलर बनेगा, यंगस्टर्स को हम लोग प्रमोट करेंगे और स्पेस सेक्टर को हम लोग एक रिसोर्स करके बनाएंगे। स्पेस को रिसोर्स बनाएंगे ताकि कॉमन मैन को फ़ायदा मिले और भी ज़्यादा सर्विसेज मिले। आगे चल के सैटेलाइट इंटरनेट्स हो गए, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करें
थ्रू स्पेस, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। ऑलराइट, राइट। लेकिन कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज नहीं है। देखिए कुछ कंपनीज है जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस है, बेलाट्रिक्स है, अग्निकुल बना हुआ है। अग्निकुल का तो उनका खुद का अग्निकुल मिसाइल्स भी आ चुकी है, कुछ कुछ अग्निकुल के उनके खुद के लॉन्चर्स भी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी नेसेंट स्टेज में। तो कई सारे चैलेंजेस है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज एंटरिंग इनटू स्पेस। व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस? सबसे पहला चैलेंज है इसरो का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसरो की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर के प्रति जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ इसरो और प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ इंटेंडेड टू सप्लीमेंट और सपोर्ट इसरो। अगर इसरो को सपोर्ट करेंगे तो देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर श्योर। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा, जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि एंट्रिक्स का डील था डेवास के साथ, जो बहुत ही बड़ा आर्बिट्रेशन में चला गया, बहुत बड़ी एक पेमेंट भी देने के लिए अवार्ड आया था एंट्रिक्स को, यानी कि इसरो को। तो ऑल दो इनका कमर्शियल आर्म है, लेकिन क्लोजली इसरो के साथ काम करते हैं, नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। द सेम अप्लाइज फॉर NSIL एज वेल। इसके अलावा एक कोहेरेंट पॉलिसी है जो मिसिंग है। ऑल दो हम लोगों ने फ्यूचर रोड मैप बनाया, लेकिन एक अच्छी कोहेरेंट पॉलिसी चाहिए जहाँ पे एक सर्टेनिटी की ज़रूरत है। जैसे कि समझ लीजिए यार, करोड़ों रुपए लगा के मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ स्पेस सेक्टर। आज एक सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, उन्होंने बोला कि नहीं, स्पेस सेक्टर कंप्लीटली सरकार के साथ रहेगा। तो आपने जो पैसा डाला यार, वो तो आप एकदम लॉस में चले जाओगे, राइट। अगर आप शेयर मार्केट पे हो तो आपकी तो कंपनी के शेयर ही गिर जाएंगे सीधे सीधे। यही एक दिक्कत होती है स्पेस में भी और डिफेंस में भी, पॉलिसी लेवल कंटिन्यूटी या फिर पॉलिसी लेवल इश्यूज। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है। इसरो क्या वो रेगुलेटर बन सकता है? अगर बनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर अराइज होगा, तो एक अलग रेगुलेटर हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल द प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी नेसेंट। आप मुझे बताइएगा कि कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा कि अपनी करोड़ों रुपए डाल के इतनी बड़ी कंपनी डालेगा जहाँ पे आपको सक्सेस की गारंटी नहीं रहेगी। सक्सेस की गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है सरकार खुद ही। तो सरकार कल बोले कि प्राइवेट सेक्टर केवल यही काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर अपना लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं, लेकिन आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते। लॉन्च करना है तो आपको इसरो से ही करना पड़ेगा। देन व्हाट? दीज आर इश्यूज। इसके अलावा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिसिंग है। ऑल्दो पिछले 3-4 सालों में मैं कहूँगा सरकार मदद कर रही है, सरकार के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं फैसिलिटेशन के लिए, इन स्पेस ISPA वगैरह बनाए गए हैं, बट अगेन लिमिटेड सपोर्ट है, लिमिटेड इनिशिएटिव्स आए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी ओपन करनी है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगी, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर करना है, तो कहीं ना कहीं इंडियन प्राइवेट सेक्टर को दूसरे प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके मतलब बाहर से FDI आना पड़ेगा, FDI के रूल्स भी थोड़ा सा ईज आउट करने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इन जनरल इंडिया में देयर इज़ अ लिमिटेड एंटरप्रेन्योरियल ज़ील, यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्पेस सेक्टर में घुसना बहुत बड़ा रिस्क है, जैसे कि मैंने बताया। देन दैट मीन्स यू नीड एंटरप्रेन्योरियल ज़ील। So perhaps the bigger names, like I said, Reliance हो, Airtel हो, they might come up with bigger companies, right? In future जहाँ पे प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी हम लोग देख सकते हैं, बड़ी अभी फिलहाल ऐसा नहीं कि नेम्स नहीं है, देर आर मेनी नेम्स हु आर वर्किंग इन द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, बट परहैप्स इन द अपकमिंग डेकेड्स और भी नंबर्स बढ़ेंगे। बट दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, और आपको ध्यान रखना है इन्हीं चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग सजेशंस भी बताने हैं। कैसे? इंडिया को एक कोहेरेंट स्पेस प्राइवेट सेक्टर स्पेस पॉलिसी की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है, फ्री फ्रॉम इसरो, अगेन वर्किंग वेरी क्लोजली विद इसरो बट फ्री फ्रॉम इसरो। प्राइवेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इंडिया में वर्कफोर्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, स्पेस बेस्ड वर्कफोर्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ धीरे धीरे FDI के रूल्स भी थोड़ा सा ईज आउट करने पड़ेंगे ताकि दूसरे कंपनीज आए यहाँ पे, राइट। सो जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है उसको थोड़ा हटा दें। तो इस तरह के आप सजेशन बता सकते हो एट द एंड इन योर कंक्लूजन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेस डेब्री के बारे में। स्पेस डेब्री भी एक बहुत ही अपकमिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि स्पेस डेब्री एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन स्पेस डेब्री की वजह से इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर क्या दिक्कतें आ सकती है, कुछ इस तरह की भी, इस लाइन्स पे भी आपको सवाल बन सकते हैं।
तो सबसे पहले स्पेस डेब्री का मतलब है क्या है, ये जो पिक्चर है ये दिखाता है आपको स्पेस डेब्री का मतलब, यानी कि ये है अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द ये जो अंतरिक्ष का जो कूड़ा बना हुआ है, ये 2005-2018 में ये है, 2030 में क्या अर्थ बचेगा या नहीं, कुछ इस तरह की अगेन विजुअलाइजेशन है। स्पेस डेब्री का मतलब है स्पेस का कूड़ा, स्पेस का कचरा, सिंपल। किस चीज़ से बना होता है, हम लोग इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, जब वो स्पेस में जाएगी तो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट में बस वो घूमते रहेंगे अपने आप, राइट। तो वो कूड़ा कब तक सस्टेनेबल रहेगा ये देखना पड़ेगा, यानी कि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज़, स्पेस डेब्री किसकी वजह से होता है, बिल्कुल जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती है, जैसे कि अपर स्टेज, मैंने अभी लॉन्च व्हीकल किया, जो मेरा GSLV है उसको लॉन्च कर रहा हूँ। पहला स्टेज स्ट्रैप ऑन बूस्टर से, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिर गए, पानी में कहीं पे गिर गए, पहला स्टेज है वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में गया। लेकिन दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज हो गया, समझ लीजिए अर्थ के ऑर्बिट में चला गया, उसके बाद जो अपर स्टेज है जो डिटैच हो चुका है सैटेलाइट से, वो तो एक कूड़ा ही बन गया। या फिर आपकी अबैंडन्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अनसक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है, वहाँ तक पहुँचा लेकिन ऑर्बिट को कैच नहीं कर पाया, किसी और ऑर्बिट में ही घूम रहा है। सैटेलाइट है, सैटेलाइट की लाइफ कितनी होती है, एक सैटेलाइट की लाइफ होती है 25 साल, राइट। तो 25 साल 30 साल, जब भी सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो गई इसका मतलब है वो कूड़ा बन गया, उसको वापस तो ला नहीं रहे हैं, या तो स्पेस पे जा नहीं रहे हैं, ऑर्बिट में ही घूम रहा है। नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स हो गए, या फिर फेल्ड सैटेलाइट्स हो गए, या फिर आपका एसैट का डेब्री हो गया। एसैट मतलब जो आप आजकल वेपन्स कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, कि धरती से आप सैटेलाइट को अटैक कर सकते हो। आपने धरती से एक सैटेलाइट को तोड़ दिया टेस्टिंग के लिए, आपने देखा रशिया ने टेस्ट किया हुआ है, चाइना ने टेस्ट किया हुआ है, इंडिया ने भी इसकी टेस्टिंग की हुई है। टेस्टिंग कर दी एक सैटेलाइट, हमारे खुद के सैटेलाइट को ही हम लोगों ने तोड़ दिया उस वेपन से, जो टूटा, जो उसका जो कूड़ा निकला वो कहाँ गया, स्पेस में, दैट इज स्पेस डेब्री। इसके अलावा जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटेरॉइड्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्पेस डेब्री को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। केवल मैन मेड चीज़ें नहीं है, मैन मेड चीज़ें तो मेजॉरिटी स्पेस डेब्री है, लेकिन वहाँ पे आपको छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, meteoroid fragments, small stones, all these things can also be part of space debris, right? अब सवाल ये उठता है कि सर अगर स्पेस डेब्री है भी तो मुझे क्या करना है यार, कॉलोनी में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो स्पेस के कूड़े के साथ मैं क्या करूँ, हाउ डू आई मैनेज दिस। अगर आपने ये सवाल पूछ दिया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है केस्लर सिंड्रोम का। अभी केस्लर सिंड्रोम है क्या, देखिए केस्लर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक हाइपोथेटिकल आइडिया बताई कि एक समय आएगा, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, एक समय आएगा जहां पे कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्या कि अर्थ के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाएगा कि एक सेल्फ सस्टेनिंग एक्सप्लोजिव एक फिनोमेना शुरू हो सकता है, जहां पे एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट ने दूसरे सैटेलाइट का टक्कर मारी, एक ही ऑर्बिट में टक्कर मारी, तहस नहस हो गया, टूट गए, छोटे छोटे पीसेस निकली। अब जो छोटी पीसेस निकली वो जाकर दूसरे सैटेलाइट को मारेगी, तो एक सस्टेनिंग कॉलिजन हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली अर्थ भी एंड हो सकता है, राइट। तो प्रॉब्लम हो सकती है कि अर्थ के इर्द एक सेल्फ सस्टेनिंग कूड़े का ही कॉलिजन शुरू हो जाए, जिससे जो स्पेस डेब्री है और भी ज़्यादा स्पेस डेब्री बनेगा, और भी ज़्यादा स्पेस डेब्री बनेगा, इवेंचुअली इट माइट हैव इम्पैक्ट ऑन अर्थ। इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरा रिस्क हो सकता है कि इन ऑर्बिट रिस्क है। आपने अपना एक महंगा करोड़ों रुपए डालकर एक सैटेलाइट आपने लॉन्च किया हुआ है, वो सैटेलाइट अगर ऑर्बिट पे मूव हो रहा है, कहीं से दूसरा एक आया, दूसरी एक चीज़ आई, आपके सैटेलाइट को उसने टक्कर मार दी, करोड़ों रुपए बर्बाद है, और वो भी स्पेस डेब्री बन गया। इसके अलावा आपकी वर्किंग में इंटरफेरेंस हो सकती है, आपकी ट्रैवल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर आप स्पेस ट्रैवल कर रहे हो, समझ लीजिए मैंने आपको गगनयान के बारे में बताया, लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल जा रहा है, उसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, सडनली स्पेस डेब्री आ गया, टक्कर करा दी, इंटरफेरेंस हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उनकी पाथ बदल गई, तो कहीं जाना है तो कहीं और जाना है, अरेबियन सी में स्प्लैश डाउन करना था, पहुंच गए आपके पैसिफिक ओशन में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। इसके अलावा प्रिसीजन कॉस्ट आपकी बढ़ जाए, क्योंकि स्पेस डेब्री है, तो स्पेस डेब्री को इवेड करते हुए आपको एक जगह पे पहुंच रहा है स्पेसिफिकली, तो आपकी प्रिसीजन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यानी कि पैसों के मामले में भी आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा स्पेस डेब्री, राइट। इसके अलावा अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज नीडेड। सर स्पेस डेब्री है, मैं समझ गया कि अंतरिक्ष में बहुत सारा कूड़ा है, अब उस कूड़े का मैं करूँ क्या। अब सवाल ये क्या इंडिया ही करे,
देखिए, स्पेस इज अ कॉमन कमोडिटी, राइट? पीसफुल यूज के लिए सभी देश इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, सभी को साथ में आने की जरूरत है ताकि स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम हम लोग रिजॉल्व करें। इंडिया की तरफ से हमारा ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है नेत्रा। इस नेत्रा में हम लोग स्पेस डेब्री को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। एक डेटाबेस बना हुआ है स्पेस डेब्री का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है और किस किस वे में मूवमेंट हो रही है, इसके ऊपर नेत्रा काम कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की कमिटी है फॉर पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ये भी साथ में काम कर रहा है। COPUOS, कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ये भी वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पेस डेब्री। इसके अलावा अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं नासा के, जाक्सा के, ESA के, जहाँ पे स्पेस डेब्री रिमूवल के लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक स्पेस टेदर बनाया, स्पेस टेदर। अब स्पेस टेदर क्या है कि एक आपका व्हीकल रहेगा, लॉन्च व्हीकल है, उसको एक लंबा सा टेदर रहेगा जो आपको कुछ इस तरह से जो डेब्री है उसको पकड़ेगा और एक जगह पे लाकर छोड़ देगा, या फिर आपके ऑर्बिट के बाहर छोड़ने की कुछ प्लान है। या फिर स्पेस लेज़र से आप जो डेब्री है उसको छोटा कर दीजिए, पूरा तहस नहस कर दीजिए। इवेंचुअली वो इतने साइज पे चला जाए जिससे कि आपको डिस्ट्रक्शन ना हो या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अलग अलग सॉल्यूशंस अभी फिलहाल आ रहे हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की ज़रूरत है ऑन स्पेस डेब्री। यानी कि जो भी देश अपना कूड़ा है तो अपना अपना कूड़ा क्लीन करने के लिए आप कुछ कीजिएगा। सम कन्वेंशन लाइक दिस इज नीडेड, जहाँ पे इफ अ कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट, एंश्योर दैट यू टेक आउट दैट सैटेलाइट एंड यू टेक आउट दैट डेब्री एंड ब्रिंग इट बैक टू अर्थ समहाउ। यस, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा लेकिन सभी की जिम्मेवारी बनेगी, क्योंकि आज देखिए कूड़ा है लेकिन आपको अपना उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। लेकिन अगले जनरेशन का क्या, इंटर जनरेशन पैरिटी भी चाहिए, राइट? इसके अलावा फ्यूचर लॉन्चेस को लिमिट कर सकते हैं हम लोग। अब इसके लिए एक वर्ल्ड स्पेस एजेंसी बन सकती है जिसके अंडर सभी लोग अपने स्पेस लॉन्चेस कर सकते हैं। अगेन एन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करो, कुछ सुझाव आपके लिए। अभी ऑलरेडी आप कह सकते हो कि सर नासा तो है ना, लेकिन नासा वर्ल्ड एजेंसी नहीं है, नासा US की बॉडी है, राइट? तो वर्ल्ड लेवल की एक स्पेस एजेंसी बनाई जा सकती है जो कम लॉन्चेस कर सके, यानी कि जो सैटेलाइट्स है वो ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, देश शेयर करें। अगेन एन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा स्पेस डेटा से जुड़ी हुई ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लॉन्च कर रहा है तो उसके प्रति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। UN कमेटी को सारा डेटा पहुंचना चाहिए ताकि पता चले कि कितने सैटेलाइट्स हैं और उन सैटेलाइट्स की लाइफ कब तक है, क्योंकि डेट पता चलेगी, लाइफ पता चलेगी, एक्सपिरेशन पता चलेगी, उसके बाद हम लोग स्पेस डेब्री का कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज नीडेड टू एंश्योर सम न्यू सॉल्यूशंस ताकि स्पेस का डेब्री हम लोग कम कर सकें। ऑलराइट, बहुत ज़रूरी है, तो इसके प्रति भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, वो है स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? देखिए, स्पेस डिप्लोमेसी समझने के लिए सबसे पहले हमें डिप्लोमेसी को समझने की ज़रूरत है। और ये जो सवाल है स्पेस डिप्लोमेसी से जुड़े हुए, मैं नहीं कहूँगा कि आपको केवल GS पेपर 3 में मिल सकते, GS पेपर 2 में भी आ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल। डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? हिंदी में डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति, यानी कि दो देशों के बीच इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से हैं। डिप्लोमेसी के कई सारे टूल्स होते हैं। डिप्लोमेसी के लिए आपको डिप्लोमेट्स होते हैं, या फिर डिप्लोमेसी के लिए आप अलग अलग डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो सकती है, यानी कि आप दो देशों के बीच ट्रेड बढ़ाना चाहते हो, एक दूसरे के टैरिफ्स ड्यूटीज कम करना चाहते हो, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड डिप्लोमेसी भी मिल सकती है, आपको पीपल बेस्ड डिप्लोमेसी मिल सकती है, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट करना है। पॉलिटिकल बेस्ड डिप्लोमेसी भी मिल सकती है, यानी कि डेमोक्रेसी है, दो देशों के बीच डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के बेसिस पे आप अपनी नीतियों को, नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपनी नीतियों को फ्रेम करते हो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर मैं कहूँगा साइंस बेस्ड डिप्लोमेसी का एक सब हेडिंग होगा स्पेस डिप्लोमेसी, क्योंकि इन जनरल अगर हम लोग डिप्लोमेसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिया है, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी या फिर साइंस डिप्लोमेसी, जहाँ पे मैं एक दूसरे देश के साथ साइंस के दृष्टिकोण से उनकी मदद कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉर्टे क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। हम लोग इतने सारे IT कंपनीज है इंडिया में, IT कंपनीज को अगर हम लोग डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करेंगे, IT कंपनीज और IT एज अ सेक्टर डिप्लोमेसी का टूल बन सकता है, एन एग्जाम्पल। अब वैसे ही टेक्नोलॉजी के अंडर, IT टेक्नोलॉजी के अंडर ही आपको स्पेस, जब आप स्पेस बेस्ड इनिशिएटिव्स को, स्पेस बेस्ड अपनी एक्टिविटीज को एक कूटनीति का भाग बनाओगे, दैट बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी। और इंडिया में मैंने आपको बताया, इसरो इज अ पायनियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग अपने उंगलियों पे गिने 5-6
प्रीमियर स्पेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपको नासा मिलेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलेगा, जाक्सा मिलेगा, चाइना की एजेंसी आपको मिलेगी, कैनेडियन एजेंसी मिलेगी, इंडियन एजेंसी आपको मिलेगी, इसरो। तो टॉप 5-6 में तो इसरो आ ही जाता है। तो इसीलिए इसरो के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसको जब हम लोग हमारी कूटनीति में इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्पेस डिप्लोमेसी, टू कंडक्ट आवर फॉरेन अफेयर्स। अब क्यों इतना जरूरी बन जाता है स्पेस डिप्लोमेसी? देखिए, सबसे पहले स्पेस एक बहुत ही अट्रैक्टिव सॉफ्ट पावर बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पेस डिप्लोमेसी में आपने ऑल्दो बहुत सारी चीजें की है अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र हित के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हुआ है जहां पे इंडिया के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया के जीपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के जीआईएस के बारे में बातें चल रही है। लेकिन जब भी हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो नाविक है, राइट, नाविक कॉन्स्टेलेशन है 7 सैटेलाइट्स का, जहां पे भारत के प्रति तो हमें कम्युनिकेशन या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी ऑलमोस्ट 1000-1500 किलोमीटर तक उसकी रेंज चली जाती है। तो 1000-1500 किलोमीटर जब आप जाओगे तो अपने नेबरहुड के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो उन्हें भी हम तो फ़ायदा निकाल ही रहे हैं, लेकिन हम उन्हें भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का एक टूल बन सकता है। और हमारी ऑलरेडी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, जैसे मैंने नाविक का एग्जाम्पल दिया। नाविक में इंडिया के ऊपर तो जो सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया का बेस्ड डेटा तो हमें देंगे ही देंगे, हमें तो सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन हम लोग हमारे पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश में जो नागरिक हैं उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और उन सर्विसेज को हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं या फिर एक गुडविल डेवलप करने के लिए हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके अलावा इन जनरल टेक्नोलॉजी बेस्ड कोऑपरेशन चल सकती है, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर हम हमारे दो देशों की नीतियां इंप्रूव कर रहे हैं। और फाइनली चाइना को काउंटर करने के दृष्टिकोण से भी स्पेस डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने कंटिन्यूसली इंडिया के नेबरहुड में अपने फन फैला दिए, राइट। आप बात कर सकते हो पाकिस्तान की, आप बात कर सकते हो श्रीलंका की। श्रीलंका तो इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स राइट नाउ, बट बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, बहुत सारे देश, नेपाल हो, एवरीवेयर चाइना हैज स्प्रेड। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग स्पेस बेस्ड डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडिया, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इसरो टू एडवांस आवर नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो कई सारे पर्सपेक्टिव से स्पेस डिप्लोमेसी हमारी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं? स्पेस बेस्ड रिलेशंस को डेवलप करने के लिए कई सारे एवेन्यूज भी हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया भाग है ऑलमोस्ट सभी का। मैंने आपको बताया स्पेस बेस्ड डेवलपमेंट के लिए, फिर स्पेस बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस कमिटी है ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। आप जानते हैं कि आउटर स्पेस ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी का दबदबा नहीं चलता, यानी कि इट्स अ कॉमन रिसोर्स, कॉमन कमोडिटी। अब स्पेस में सभी का अधिकार है, इंडिया लॉन्च करना चाहे इंडिया लॉन्च कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कमिटी है जो पीसफुल इस्तेमाल करे। अब ऐसा नहीं कि स्पेस को आप वेपनाइज करें, नहीं। यही एक एलिगेशन होती है चाइना के ऊपर, कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू वेपनाइज आउटर स्पेस ऑल्सो। इसके प्रति कई सारे ट्रीटीज बनी हुई है। आउटर स्पेस ट्रीटी आई 1967 में, इंडिया इसका भाग है। रेस्क्यू अग्रीमेंट है 1968 में। किसी भी देश का अगर एस्ट्रोनॉट हो, कॉस्मोनॉट हो, अगर उनके ऊपर कोई आपत्ति आई है तो सभी देश मिलेंगे, रेस्क्यू अग्रीमेंट करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स का रेस्क्यू करेंगे। इसके अलावा लायबिलिटी कन्वेंशन भी बना हुआ है, क्योंकि स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से अगर कहीं पे कोई नुकसान हुआ, देखिए हम लोगों ने यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया। अब इमेजिन कीजिएगा सैटेलाइट लॉन्च फेल, हाल ही में हमारा स्मॉल SLV भी फेल हुआ था। इमेजिन कीजिए SLV फेल हो गया और अपनी ट्रैजेक्टरी से वो डिटोर लेके, अब ट्रैजेक्टरी से डिटोर लेकर किसी एक रिमोट विलेज में जाके गिरा जहाँ पे एक घर तहस नहस हो गया, उसकी लायबिलिटी किस पे आएगी? तो लायबिलिटी कन्वेंशन भी बना हुआ है। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, यानी कि आपकी स्पेस बेस्ड इक्विपमेंट जो है उसकी रजिस्ट्री करे, इसका भी कन्वेंशन बना हुआ है। इसके अलावा मून अग्रीमेंट आया है 1979 का, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया सिग्नेटरी ऑफ मून अग्रीमेंट ऑल्सो। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में जो शुरू हुआ, वहाँ पे भी इंडिया की काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन चलती है। और इससे भी हम लोग हमारे संबंध जो है स्पेशली US के साथ, रशिया के साथ हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा नासा और इसरो का तो काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन चलता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड दिस डज इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द इंडो-US रिलेशंस, राइट। तो स्पेस बेस्ड डिप्लोमेसी हम लोग पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अभी अगर हम लोग इंडिया की बात करें, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, स्पेशली यहाँ पे स्पेस डिप्लोमेसी इंडिया के नेबरहुड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। इंडिया ने कई सारी चीज़ें की हुई है जहाँ पे हम लोगों ने हमारे पड़ोसी देशों की मदद की, जैसे कि इंडिया का नाविक जो सर्विसेज, नाविक क्या है?
IRNSS इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था उसको नाविक करके नाम दिया गया। 7 सैटेलाइट्स है इंडिया के ऊपर जहाँ पे हम लोग हमारा खुद का जो GIS GPS सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इसको हम लोग साउथ एशियन नेशंस को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाविक के अंडर ही आपका गगन आता है, जहाँ पे गगन एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग एयरक्राफ्ट का जो ट्रैजेक्टरी रहता है, एयरक्राफ्ट जो मूवमेंट है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। इसके अलावा USA के साथ हमारे काफ़ी क्लोज रिलेशंस है। नासा और इसरो का निसार प्रोजेक्ट चल रहा है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन चल रहा है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे टेलीमेट्री स्टेशन है, इसरो के टेलीमेट्री मॉनिटरिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन है। एक है ब्रुनई में, एक है इंडोनेशिया में, एक है मॉरिशियस में। कुछ साल पहले आपको याद होगा सार्क सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करने वाला था, ऑल्दो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पाकिस्तान आए, जहाँ पे सार्क सैटेलाइट का फिर से नाम बदल दिया गया टू साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 डेडिकेटेड टू द साउथ एशियन कंट्रीज, बेसिकली सार्क माइनस पाकिस्तान। इसके अलावा इंडिया ने ऑफर किया था बांग्लादेश को फॉर हेल्पिंग विद द बंगबंधु 1 सैटेलाइट, ऑल्दो इंडिया ने ऑफर किया था बट बांग्लादेश डिक्लाइंड। यहाँ पे बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट थी जहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, अच्छे संबंध करें बांग्लादेश के साथ फ्रॉम द स्पेस पर्सपेक्टिव, लेकिन बांग्लादेश दे डिड नॉट गो विद इंडिया, दे इंस्टेड गिव इट टू स्पेसएक्स ने उसको लॉन्च किया उनका। इसके अलावा इंडिया की तरफ से पहले एंट्रिक्स था, अभी NSIL है, जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं कि हम लोग हमारा सैटेलाइट का मार्केट एक्सपैंड करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत अभी इस परिस्थिति में पहुंच चुका है कि हमारे लिए तो हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, हमारे लिए तो स्पेस मिशंस चलते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने इसकी सर्विसेज देना भी शुरू कर दिया है। आपने एक बार देखा होगा कि इंडिया की GSLV पे 100 सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च किए, बहुत सारे नैनो सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करे थे। 100 सैटेलाइट्स थे, सबसे मेन पेलोड तो हमारा ही था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरे सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किए। इंडिया अभी देखिए जिस तरह की हमारी स्पेस स्टेशन बनी है, फॉर एग्जांपल श्रीहरिकोटा है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई दूसरा लॉन्च करना चाहेगा यहाँ से, तो वी कैन गिव देम सर्विसेज। द सेम अप्लाइज फॉर अस ऑल्सो। हम लोगों ने भी अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स एरियन से भेजे हैं, कोरो स्पेस स्टेशन से भेजे हैं, अलग अलग स्पेस स्टेशन से हम लोगों ने भी भेजे अपने सैटेलाइट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एज एग्जाम्पल ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी। इसके अलावा हमारा जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है, हम लोग फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वी शेयर मेनी थिंग्स विद आवर फ्रेंडली कंट्रीज विच अगेन इम्प्रूव्स द स्पेस डिप्लोमेसी एंगल। ऑलराइट, तो स्पेस डिप्लोमेसी के ऊपर भी सवाल बन सकता है कि इंडिया के स्पेस डिप्लोमेसी से क्या स्टेप्स आए हैं, या आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हो नाविक के बारे में, गगन के बारे में, निसार के बारे में, इस्ट्रा के बारे में, बंगबंधु सीरीज के बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पेस डिप्लोमेसी के बारे में। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन स्पेस इन जनरल, राइट। तो आपको समझ में आ गया वो किस तरह आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम्स के लिए माइक्रो लेवल तैयारी करनी है। प्रीलिम्स में आपको ये सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने उदाहरण दिए, जैसे निसार क्या है ये जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको निसार का उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे गगन क्या है, नाविक क्या है, इसकी डिटेल्स आपको जाननी पड़ेगी, लेकिन उसका आप उदाहरण दे सकते हो इन मेंस आंसर राइटिंग। आई होप यू गॉट दी निटिग्रिटीज और दी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड मेंस प्रिपरेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेंस के बारे में। एक छोटा सा डिस्कशन होने वाला है डिफेंस के बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं कहूँगा क्वेश्चंस आपको, जैसे पिछले बार आ गया था एक आउटलायर क्वेश्चन S-400 के ऊपर, S-400 के टेक्निकल सुपीरियरिटी के ऊपर, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस एवरी टाइम। नॉर्मली इंडिया के डिफेंस से आपको एक तरह का सवाल आ सकता है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट अभी भी हम लोग इतनी ज़्यादा इंपोर्ट क्यों करते हैं, या फिर आपको रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्या इंडिया की डिफेंस इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो चुकी है, क्या इंडिया एक प्रिकारियस सिचुएशन में पहुंच चुका है क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध में चल रहे हैं, क्योंकि रशिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर है। फॉर एग्जाम्पल S-400 के ऊपर सवाल आया था पिछली बार। S-400 हम लोग किससे मंगवा रहे हैं? रशिया से। अब टेक्निकली टाइम पे आना था, लेकिन अभी रशिया युद्ध में है तो उसकी भी डिलीवरी धीरे धीरे डिले हो जाएगी, इसकी वजह से इंडिया फिर से वल्नरेबल बन गया। तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, राइट। आउटलायर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा कि जो भी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट हो रही है, बट इन जनरल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया की डिफेंस के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डिफेंस की इंडिजनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करें, 1971 में इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की विद रशिया। उस समय पे USSR था, और उस समय से ही इंडिया की निर्भरता है फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स
ऑन यूएसएसआर। ऑल्दो 1991 के बाद थोड़ा सा इंडिया ज़रूर वल्नरेबल हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग रशिया के ऊपर, जो सक्सेसर स्टेट है यूएसएसआर का, रशिया के ऊपर बहुत हद तक निर्भर होते हैं। वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर आवर डिफेंस नीड्स। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्चुअलीज हील्स ऑफ इंडियाज डिफेंस सेक्टर। ऑल्दो 21st सेंचुरी में, स्पेशली मैं कहूँगा सन 2000 के बाद, 2001 के बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। ऐसा नहीं है केवल रशिया ही एक सप्लायर है हमारा, लेकिन 21st सेंचुरी में हम लोगों ने हमारे इंपोर्टर्स को डाइवर्सिफाई किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे डाइवर्सिफाई कैसे हुआ है, आज भी अगर हम लोग रशिया की बात करेंगे, रशिया का बहुत बड़ा दबदबा चलता है। 66% ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट और इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट्स दे कम फ्रॉम रशिया। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स का भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्रांस का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इजराइल का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया है। फ्रांस, इजराइल, यूएसए, नाउ दे आर ऑल्सो नाउ आर पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से अभी भी आपको ये पता चल ही रहा है कि अभी भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है रशिया के ऊपर और दूसरे कंट्रीज के ऊपर। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई, डाइवर्सिफाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खुद अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना अभी भी लिमिटेड अमाउंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या इंडिया में इंडिजनाइजेशन है? यस, इंडिया में कुछ हद तक इंडिजनाइजेशन जरूर है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये इंडिजनाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है? इंडिजनाइजेशन मतलब क्या है कि मुझे अपनी जो निर्भरता है दूसरे कंट्री से, मैं जो डिफेंस इक्विपमेंट मंगाता हूँ, मुझे वो कम करना है। क्यों कम करना है? सबसे बड़ा फायदा है हमारी खुद की सिक्योरिटी। देखिए भैया, हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब आपने देखा यहाँ पे रशिया यूक्रेन के युद्ध में S-400 का जो डिलीवरी है वो स्लो हो जाएगी। अब कल को कोई अगर डिफेंस इंडिया के ऊपर दाग दे, तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है नहीं। ऑल्दो हमारे खुद के हैं सिस्टम, जैसे कि दी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, दी PAD, AAD, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। दैट इज़ वाई वी नीड टू इंडिजनाइज। इसके अलावा इकोनॉमिक एक हेतु भी बनता है, यानी कि इकोनॉमिक एक रीज़न भी बनता है। सबसे पहली चीज़, हमारा इंपोर्ट का बिल हम लोग कम कर सकते हैं। जो चीज़ रशिया से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ यूएस से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ इसराइल से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ फ्रांस से मंगवा रहे हैं, उसका जो बिल आता है वो कम कर देंगे। हम लोग खुद अपना बनाएंगे तो अपना इंपोर्ट का बिल कम होगा। इससे भी एक बड़ा फायदा है, आज हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, हम भी बेच सकते हैं। कल को हम भी यूएस की तरह, रशिया की तरह चीज़ों को बेच सकते हैं, यानी कि एक मार्केट बन सकता है। इसके अलावा हमारी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देयर इज ऑलवेज अ सेइंग, रियलिस्ट ये कहते हैं, द ग्रेटेस्ट हेल्प इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, दूसरों के ऊपर आप निर्भर नहीं रहोगे, तभी आप उस बैलेंस ऑफ पावर को तोड़ सकते हो और अपना पावर बढ़ा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में इंडिजनाइजेशन नहीं होती, इंडिया ने रियलाइज भी किया। मैं कहूँगा पिछले 30 से 40 सालों से इंडिजनाइजेशन की तरफ हम लोगों ने स्टेप उठाया। 1980s में हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जहाँ पे हम लोगों ने पृथ्वी को डेवलप किया, आकाश मिसाइल को बनाया, त्रिशूल को बनाया, नाग को बनाया। हम लोगों ने अग्नि भी अपना डेवलप किया हुआ है, ब्रह्मोस के लिए हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। इसके अलावा जिन देशों से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग जॉइंट वेंचर बना के प्रोडक्शन भी करें। अब ये क्यों? क्योंकि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अनसस्टेनेबल रिलेशन रहेगा। वो सेलर है, हम बायर है, अगर वो चलता ही रहा, वो हमें बेचते रहेंगे, हम लोग खरीदते रहेंगे। इसीलिए डिफेंस में हम लोगों ने अपनी अग्रीमेंट्स में भी बदलाव लाया, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। रशिया से हमें ब्रह्मोस, रशिया और हम मिलकर ब्रह्मोस डेवलप कर चुके हैं। फ्रांस के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं, इजराइल के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हमारी बात चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए नाउ, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ मूव होंगे। लेकिन अभी भी ये लिमिटेड लेवल पे चलता है। इसके प्रति कई सारे स्टेप्स आ चुके हैं। देखिए, कई सारी रिव्यू काउंसिल्स, रिव्यू कमीशंस आ चुकी हैं, जिन्होंने बताया है इंडिया को अपनी डिफेंस के दृष्टिकोण से सक्षम होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ स्टेप्स आए, जैसे कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आ चुकी है, जहाँ पे जल्दी से प्रोक्योरमेंट हो, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जल्दी से अप्रूवल्स मिले। को प्रोडक्शन के एग्रीमेंट आ चुके हैं अलग अलग देशों के साथ। को प्रोडक्शन हमारा ब्रह्मोस का प्रोडक्शन होता है रशिया के साथ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉजेस आ चुके हैं, यानी कि हम लोग अगर इतने रकम का खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए। जॉइंट वेंचर्स के प्रति हमारी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। सरकार ने FDI लिबरलाइजेशन किया हुआ है, 49% FDI लिबरलाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर स्लोली एंड स्टडीली। इसके अलावा हमारा एक स्कीम चल रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का, जो प्रिंसिपल है वही है बाय इंडियन मेक इंडियन। यानी कि अगर आपको आप बना भी रहे हो, तो
कुछ डोमेस्टिक आपको चीज़ें खरीदनी है, मेक इन इंडिया में बनाई है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आई है जहाँ पे आपको अप्रूवल जल्दी से मिलेंगे और इन अग्रीमेंट्स के प्रति भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। कई सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडिजिनेशन नहीं होती, सबसे पहले आपको जानना है कि होती है, हो भी चुकी है। जैसे सबसे प्राइम एग्जाम्पल है INS विक्रांत, अभी रिसेंट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली हम लोगों ने बनाया, विच इज अ बिग बिग डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, HAL ने बनाया तेजस एयरक्राफ्ट। अरिहंत हम लोगों ने बनाया, अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हम लोगों ने खुद इंडिजिनसली डेवलप की है। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट 75 चल रहा है फॉर स्कॉर्पियन, जहां पे फ्रांस हमारा पार्टनर बना हुआ है। अग्नि हम लोगों ने डेवलप किया है, धनुष मिसाइल हम लोगों ने डेवलप किया है, ब्रह्मोस हम लोगों ने डेवलप की है रशिया के साथ मिलकर, अर्जुन टैंक हम लोगों ने डेवलप किया। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद डेवलप की है, लेकिन हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके प्रति आपने देखा कि बहुत ज़्यादा निर्भरता है इवन टुडे ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री। अब ये क्यों है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इश्यूज विद आवर डिफेंस सेक्टर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजी डेफिसिट। ऑल्दो यहाँ पे हमारी तरफ से काफ़ी सारी R&D चल रही है, जैसे DRDO है, DRDO इज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च, बट अगेन आने वाले समय में काफ़ी मदद करेगा। प्रोडोमिनेटली एक दशक में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की तरफ और बढ़ेंगे, लेकिन R&D में टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हम लोग थोड़ा सा पीछे ज़रूर होते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी है इंडिया, यानी कि जो हमारी डिफेंस की इक्विपमेंट प्रोड्यूस होती है बहुत सालों तक, अभी तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जा रहा है, बट बहुत सालों तक अगर हम लोग बात करें, इट वाज ऑल इन द हैंड्स ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कहाँ पे, सरकार के अंडर है। अब सरकार के अंडर है तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से अभी भी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन की इशूज है, अगर प्राइवेट सेक्टर आ भी रहे तो लैंड एक्विजिशन की इशूज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिसी कंटिन्यूटी की। देखिए पॉलिसी कंटिन्यूटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है कि डिफेंस की डील जो होती है कई सालों बाद डिलीवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल INS विक्रमादित्य, राइट, रशिया से हम लोगों ने INS विक्रमादित्य लिए लीज पे। INS गोर्शकोव तो पहले वो उसको रिफर्बिश करने का पैसा भी हम लोगों ने दिया, सब कुछ उन्होंने बिल में मिलाकर हमें दे दिया, many billion dollars, राइट। तो दे गिव अस द बिल। अब पुअर कंटिन्यूटी इश्यूज क्यों आया था, क्योंकि समझ लीजिए आज एक सरकार ने कह दिया कि हम लोग INS विक्रमादित्य खरीदेंगे फ्रॉम रशिया, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार ने बोला हमें नहीं चाहिए। या फिर आपकी डिफेंस की प्रोडक्शन चल रही जहाँ पे दूसरी कंपनी ने आपके देश में पैसा डाला है, FDI डाला है, और पॉलिसी बदल गई। अब हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये करेगी। तो इस पॉलिसी पैरालिसिस या फिर पॉलिसी कंटिन्यूटी इशू की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरे कंपनीज अभी तक अट्रैक्टिव नहीं है इंडिया, इसलिए दूसरे कंपनीज इंडिया में अभी तक आ नहीं पाए। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए दूसरों ने भी इंडिया में पैसा डाला है, जॉइंट वेंचर भी डाल रहे हैं। जैसे अभी इंडियन कंपनी और बाहर वाली कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही है, इंडिया में प्लांट बनाने वाले हैं एक टैंक बनाने की, डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे करेंगे, इंडिया कहता है कि इंडियन जुडिशरी में हो, बाहर वाले कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में करें। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे इशूज है इन डिफेंस सेक्टर, राइट। इन जनरल डिफेंस एक्विजिशन में भी काफ़ी ज़्यादा डिले होती है, मल्टीपल अप्रूवल्स, रेड टेपिज्म, ऑल दीज आर मल्टीपल इशूज। यहाँ पे एक और इशू आप ऐड कर सकते हो, बहुत बड़ा इशू ऑफ करप्शन इन इंडिया, क्योंकि देखिए कोई भी जो कंपनीज है बाहर वाली कंपनीज, उनका एक बहुत बड़ा जो कंप्लेंट होता है रेड टेपिज्म इन इंडिया, करप्शन इन इंडिया, राइट। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, बोफोर्स एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरे डिफेंस के एक्विजिशन वाले एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं कि भैया फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होनी होती है, दूसरी जो कंपनीज है, दूसरे जो एक्सपोर्टर्स है वो कंप्लेंट करते रहते हैं। दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। द बेस्ट सोल्यूशन इज इंडिजिनाइज, खुद डेवलप कीजिएगा। इसके लिए इन प्रॉब्लम्स के प्रति रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से स्टेप्स तो आ चुके हैं, लेकिन द जर्नी इज स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड, बट लेट अस होप दैट दिस हैपन्स स्लोली एंड स्टडीली। हमारी जो निर्भरता है इन कंट्रीज़ के ऊपर, ये कम होना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये हम लोगों ने देखा भी है, आर वल्नरेबिलिटी हैज़ बीन एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ रशिया बीइंग इन्वॉल्व्ड इन वॉर विद यूक्रेन। इसके अलावा हमारा जो कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन चल रहा है, देखिए इंडिजिनाइजेशन बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, दो चीज़ों की वजह से, दो कंट्रीज़ की वजह से मैं कहूँगा स्पेसिफिकली। एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। India is sandwiched between these two adversary countries. That is why we need to be more and more capable. सेल्फ हेल्प के दृष्टिकोण से हमें अपनी डिफेंस
के लिए हम ही जिम्मेवार होने चाहिए और अपनी डिफेंस प्रोडक्शन हमें खुद करनी चाहिए। नहीं, दैट शुड बी द आइडिया बेसिकली फॉर यू इन दी आंसर। ये सारी जो चीज़ें थी, फॉर्डर थी, आपको सवाल किसी भी तरह का आ जाए, इस डेटा को आप इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच मोल्ड करके आप एक डिसेंट फ्लो में आंसर बनाएगा। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स बताए हैं। पॉइंटर्स मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले हमारी बहुत निर्भरता है अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहे, इंडिया भी बहुत सी चीज़ें कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये स्टेप्स तो आए हैं, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की हमें ज़रूरत है। दैट शुड बी द अप्रोच, दैट शुड बी द अंडरस्टैंडिंग फॉर यू, राइट। सो ये हमारा आखिरी टॉपिक था डिफेंस का आज। एंड दिस कंप्लीट्स अ डिस्कशन फॉर मेन सेनेट। आई नो लिमिटेड टाइम की वजह से हम लोगों ने थोड़ा जल्दी में, मैंने कोशिश की आपको कि बहुत सारा फॉर्डर दूँ आपको, और जाते जाते आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फोकस इन जनरल ऑन दीज थिंग्स। एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि किसान ड्रोन हो गया या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इट कैन बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सर्न भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। सर्न इन स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, उसमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या रही है या फिर इंडिया का रोल क्या रहा है, इसके प्रति भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि सर्न के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। इंडियन रोल या फिर इंडिया की तरफ से क्या हुआ है, इंडिया की तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इसके ऊपर भी देख लीजिएगा। एनर्जी के दृष्टिकोण से बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल आ सकते हैं, तो लिथियम आयन बैटरी और उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। एंड नोबेल प्राइज 2021, जस्ट फॉर द सेक, आई वुडंट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज 2021 किसे मिला है, बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा देन इट वुड बी बेटर इन योर आंसर राइटिंग। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल, बट जस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज for your science and technology preparation, right? So that is it right now in this particular discussion. So till we meet next time, please stay safe, and that's our completion of a science and technology. I will be continuing the other videos also. एक क्वेश्चन भी आया था इंस्टाग्राम पे, कई सारे एस्पिरेंट्स ने सवाल पूछा कि सर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्कशन हॉल्ट हो चुका है। हॉल्ट नहीं हुआ है मेंस के प्रति। देखिए, ऑलवेज प्रायोरिटाइज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे हुई, प्रायोरिटी फॉर मेंस। आपकी प्रिपरेशन में भी वही होना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन। वंस यू प्रायोरिटाइज, नॉट जस्ट इन प्रिपरेशन, इन योर लाइफ, वंस यू प्रायोरिटाइज समथिंग, गिव योर 100% टू इट एंड देन कंप्लीट दैट थिंग। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट करोगे, प्रायोरिटाइजेशन से आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी इन योर प्रिपरेशन, आपका शेड्यूल कंप्लीट करने में। किन चीज़ों के ऊपर मुझे जोर देना है, क्या चीज़ें मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या चीज़ें मेरे वीक पॉइंट है, ये आपको प्रायोरिटाइजेशन से ही पता चलेगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। लेट मी नो हाउ यू डिड आफ्टर द एग्जामिनेशन, एंड यू डू नो दैट यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।